हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका कमल अपने इस YouTube चैनल जीके मास्टर कमल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी भी अच्छे रहेंगे। अब हम अपने नदी तंत्र के अंतर्गत आगे के टॉपिक पे चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहले अपना तीसरा भाग है आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ऐसी नदियां जो विलुप्त हो जाती है या किसी भी सागर या महासागर में नहीं मिलती, उन्हें आंतरिक अपवाह तंत्र कहलाता है। जैसे कि अपने सबसे पहले गगन नदी। गगन नदी का उद्गम, ठीक है, शिवालिक के पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से होता है। यह हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। इसके आगे बटनेर दुर्ग जो गगन नदी के किनारे पे बना हुआ, उसमें तलवाड़ा झील मिलती है। आगे जाके अपनी श्री गंगानगर, अनूपगढ़ और पाकिस्तान तक जाती है। अब इसके उद्गम की बात करें तो गगन नदी का उद्गम शिवालिक पहाड़ी से होता है। ये राज्य में प्रवेश टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। गगन नदी राज्य में टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, ठीक है। और राजस्थान में प्रवेश किया तो इसका ये है कि ये तलवाड़ा गांव टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। और इसमें सभ्यता की बात करें तो यहाँ पे कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल आदि 3 सभ्यताएं प्राप्त हुई इनके किनारे पे। यानी कि गगन नदी के किनारे कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल सभ्यताएं मिल जाएगी। इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को हनुमानगढ़ में नाली या नट कहते हैं, बग्गी या काठी कहते हैं। पाकिस्तान में इसके प्रवाह क्षेत्र को अकरा कहा जाता है। गगन नदी को सरस्वती नदी, मृत नदी, पूर्व का शोक नदी, द्वेषवती नदी और सोतर नदी आदि उपनामों से जाना जाता है। राज्य की एकमात्र नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, यह अंतरराष्ट्रीय नदी है। भारत की आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई 465 किलोमीटर गगन नदी है। गगन नदी के किनारे हरियाणा से गगन नदी के किनारे हरियाणा में ओटू झील तथा बनावली सभ्यता का विकास हुआ है। नेक्स्ट अगली अपनी सेकंड नंबर है कांतली नदी। कांतली नदी, इसका उद्गम स्थल खंडेला के पहाड़ी शिखर है, ठीक है। और अब ये यहाँ पे देखते हैं कातली के प्रवाह क्षेत्र को सीकर, नीम का थाना में तोरावटी कहते हैं। कातली के प्रवाह क्षेत्र को सीकर और नीम का थाना से तोरावटी का नीम का थाना में तोरावटी कहते हैं। ये राजस्थान की पूर्णतः आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। कातली नदी राजस्थान में पूर्णतः आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। और इस नदी के किनारे 2 सभ्यताएं, गणेश्वर सभ्यता व सुनारी सभ्यता। जो इसमें गणेश्वर सभ्यता ताम्र ताम्र सभ्यता नदी और अपने नीम का थाना, ये दोनों वहां पे मिल जाती है। गणेश्वर सभ्यता व सुनारी सभ्यता, नीम का थाना। अगली नदी है काकनी नदी, जिसे काकनी या मसूरदी नदी भी कहा जाता है। ये राजस्थान की सबसे छोटी नदी है, जिसका उद्गम कोटरी पहाड़ी जैसलमेर से होता है। और इस नदी के ऊपर एक बुंज झील भी बनी हुई है। और इसका संगम मीठा की खाड़ी जैसलमेर में होता है। अगली नदी है चौथी आंतरिक प्रवाह की रूपारेल नदी। इसका उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से होता है। ये डींग जहाँ पे सीकरी बांध बना हुआ है, इसके आगे भरतपुर जहाँ पे 9 सभ्यता प्राप्त होती है। उसके आगे ये जहाँ पे संगम करती है वो मोती झील, जो भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है। क्वेश्चन आ जाता है मोती झील या फिर भरतपुर की जीवन रेखा किसे कहते हैं, तो मोती झील को कहते हैं, ठीक है। मोती झील में हरीश सेवाल के द्वारा नाइट्रोजन युक्त खाद बनाई जाती है। मोती झील में हरीश सेवाल के द्वारा नाइट्रोजन युक्त खाद बनाई जाती है।
अगली नदी है अपनी रूपनगढ़ नदी। इसका उद्गम अपने नसीराबाद पहाड़ी अजमेर से होता है और इस नदी के कारण निम्बार्क निम्बार्क संप्रदाय पीठ स्थित है जो इस्लामाबाद किशनगढ़ अजमेर में है और ये जाके अपने सांबर झील में मिलती है, जयपुर ग्रामीण से होते हुए निकलती है। फिर अगली है साबी नदी। इसका उद्गम सेहोर पहाड़ी कोटपुतली से हुआ। इस नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली बहड़ौर का विकास हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाए जोधपुरा सभ्यता कहाँ पे, तो कोटपुतली बहरौर। साबी नदी कोटपुतली बहरौर खेड़तल तिजारा से बहती है। साबी नदी कोटपुतली बहरौर व खेड़तल तिजारा से बहती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अब अगला टॉपिक है, अगला अपना टॉपिक है मैथा नदी। मैथा नदी, इसका उद्गम मनोहर थाना जयपुर ग्रामीण से होता है। इसका संगम सांबर झील जयपुर ग्रामीण में होता है। मैथा नदी जयपुर ग्रामीण तथा डीडवाना कुचामन में बहती हुई अंत में जाके सांबर झील में मिल जाती है। इस नदी के किनारे लूणवा के जैन जो डीडवाना कुचामन स्थित है। इस नदी के किनारे लूणवा के जैन मंदिर जो कि डीडवाना कुचामन में स्थित है। अगली नदी अपनी आंतरिक प्रवाह की बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी का उद्गम अपने बेराट की पहाड़ी कोटपुतली बहरौर से होता है। बाणगंगा नदी का उद्गम बेराट की पहाड़ी कोटपुतली बहरौर से होता है, जिसे अर्जुन की गंगा या रोटित नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी पहले यमुना में मिलती थी, लेकिन अब आगे खिसक जाने के कारण नहीं मिल पाती है, इसलिए इसे रूठित सरिता कहते हैं। बाणगंगा नदी पहले यमुना में मिलती थी, लेकिन अब आगे खिसक जाने के कारण नहीं मिल पाती, इसलिए इसे रूठित सरिता कहते हैं। बाणगंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र को कोटपुतली, जयपुर ग्रामीण, दौसा व भरतपुर है। बाणगंगा नदी पर जमवा रामगढ़ बांध बना हो जो जयपुर ग्रामीण में है, ठीक है, और ये जयपुर ग्रामीण, दौसा और भरतपुर से होते हुए अजान बांध भरतपुर में जाके मिल जाती है। अगली नदी है खारी नदी। खारी नदी का उद्गम कुचामन है। इसका संगम सांबर झील है। वापस रिपीट, खारी नदी का उद्गम कुचामन है। इसका संगम सांबर झील है। इसका प्रवाह क्षेत्र कुचामन और जयपुर ग्रामीण है। इसके अंदर कुचामन से खारी नदी निकलती है, खंडेला से खंडेला नदी निकलती है और इधर से अपने मनोहर थाना से जयपुर ग्रामीण से अपने मैथा या मैडा नदी निकलती है तथा नसीराबाद पहाड़ी से रूपनगढ़ नदी निकलती है और ये चारों नदियां जाके अपने सांबर झील में मिलती है। फिर काकुंड नदी, इसका उद्गम भरतपुर से हुआ है। काकुंड नदी, इसका उद्गम भरतपुर में हुआ है। फिर अन्य नदियों के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो कुल जलग्रहण एक क्षेत्र में पानी की मात्रा कहलाता है। कुल जलग्रहण एक क्षेत्र में पानी की मात्रा कहलाता है और कुल प्रवाह क्षेत्र या अपवाह क्षेत्र एक नदी या उसकी सहायक नदियां होती है। वापस रिपीट, कुल जलग्रहण इसका मतलब एक क्षेत्र में पानी की मात्रा है, लेकिन अगर कुल प्रवाह या अपवाह क्षेत्र की बात की जाए तो एक नदी तथा उसकी सहायक नदियां होती है। अब जैसे कि देखो बंगाल की खाड़ी, इसका कुल जलग्रहण क्षेत्र 53.13% है, जबकि कुल प्रवाह क्षेत्र है 24%, लगभग 23%। अब अरब सागर, कुल जलग्रहण क्षेत्र 35.11% है और कुल प्रवाह क्षेत्र 16 या 17% है। आंतरिक अपवाह तंत्र, इसका कुल जलग्रहण क्षेत्र 11.76% है और अपवाह तंत्र 60% है। कुल प्रवाह तंत्र 60% है। अब क्वेश्चन यही आ जाता है कि सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता किसकी है, तो बंगाल की खाड़ी की। सर्वाधिक प्रवाह क्षेत्र क्षमता किसकी है, तो आंतरिक अपवाह तंत्र की। आंतरिक अपवाह तंत्र का जल ग्रहण क्षेत्र 11.76%, अरब सागर का 35.11% इत्यादि ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
मोस्ट इम्पोर्टेंटली जैसे कि कुल प्रवाह क्षेत्र की बात करें और जलग्रहण क्षेत्र की बात करें, तो कुल प्रवाह क्षेत्र में सबसे लंबी नदी चंबल, तो जलग्रहण में सबसे लंबी नदी बनास। अब इनको उसी क्रम में लिखा गया है। चंबल का प्रवाह क्षेत्र 20.9%, लूनी का प्रवाह क्षेत्र 10.4%, माही का 4.8%, साबरमती का 1% और बनास का 0.90% है। जबकि जलग्रहण क्षेत्र की बात करें तो बनास का जलग्रहण क्षेत्र 27.50%, लूनी का 20.12%, चंबल का 17.15% और माही का 9.46% है। इसी तरह अपना क्वेश्चन आ सकता है कि प्रवाह क्षेत्र में सबसे लंबी नदी तो चंबल और जलग्रहण क्षेत्र में सबसे लंबी नदी तो बनास। अब आते हैं अपने बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में केवल आंतरिक प्रवाह तंत्र है। जोधपुर संभाग में आंतरिक और प्लस में अरब सागर है। पाली संभाग में केवल अरब सागर है। उदयपुर संभाग में अरब सागर प्लस में बंगाल की खाड़ी है। अजमेर संभाग में अरब सागर प्लस बंगाल की खाड़ी प्लस में अपने आंतरिक अफवाह तंत्र है। सीकर में केवल आंतरिक अफवाह तंत्र है। कोटा में केवल बंगाल की खाड़ी है। भरतपुर में आंतरिक प्लस में बंगाल की खाड़ी है और बांसवाड़ा संभाग में केवल अरब सागर और जयपुर संभाग में आंतरिक प्लस में बंगाल की खाड़ी है। अब अगला टॉपिक है अपना राजस्थान की जलवायु। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु के अंदर जलवायु और मौसम दो तरह की जलवायु होती है। दो तरह के अपने राजस्थान की जलवायु के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें से सबसे पहले होता है जलवायु। जलवायु का मतलब होता है दीर्घकालिक योग, यानी कि 30 से 35 वर्ष का समय होता है। और अल्पकालिक योग हो तो उसे मौसम कहते हैं, जो कि तापमान, वर्षा, आर्द्रता इत्यादि पे निर्भर करता है। तो सबसे पहले राजस्थान के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो सबसे पहला कारक अपने राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला आता है अक्षांशीय स्थिति। सेकेंड नंबर समुद्र से दूरी। थर्ड नंबर समुद्र तल से ऊंचाई। फोर्थ अरावली पर्वतमाला। फिफ्थ तापमान। 6 अपने वनस्पति। 7 मिट्टी और 8 नंबर है पवने। अपना ये अपना ग्लोब है, जिसके अंदर भूमध्य रेखा के ऊपर कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा और नीचे मकर और अंटार्कटिक रेखा, जिसमें अपने राजस्थान की जलवायु जो कर्क रेखा के आसपास मिलती है, जो उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आती है। अब सबसे पहले वो देखते हैं अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो डूंगरपुर बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है। इस कारण इसका दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। वापस रिपीट, अक्षांशीय स्थिति की बात की जाए तो राजस्थान में डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है। इस कारण इसका दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। राजस्थान की जलवायु उपोष्ण या शीतोष्ण दोनों हो तो उपोष्ण कटिबंध है। अब देखते हैं राजस्थान के 2 जिले उष्ण कटिबंध में आते हैं, जबकि 50 जिले उपोष्ण कटिबंध में आते हैं। वापस रिपीट, राजस्थान के 2 जिले उष्ण कटिबंध में आते हैं, जबकि राजस्थान के 50 जिले उपोष्ण कटिबंध में आते हैं। अक्षांशीय स्थिति जलवायु को प्रभावित करती है। अब जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है अपने पृथ्वी का सबसे बड़ा दिन, ठीक है, तो यहाँ पे पृथ्वी का सबसे बड़ा दिन है, तो यहाँ पर विकल्प दिए गए 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च। तो उपयुक्त विकल्प में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। कैसे देखिए, 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है, जबकि 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होती है। वापस रिपीट, 21 मार्च 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य की स्थिति उत्तरायण में होती है, जबकि 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होती है। अब अपने यहाँ पे देखते हैं, ये अपने राजस्थान के अंदर दिन और वार की बात करें, कौन सा दिन कब होता है, तो 21 जून को कर्क रेखा पर 13.5 घंटे की रात होती है, 13.5 घंटे का दिन होता है। उसके बाद में 23 सितंबर और 21 मार्च की बात करें तो इस टाइम अपने होता है 10.5 दिन और 10.5 दिन की रात। इसी प्रकार अपने 22
दिसंबर की बात करें तो 13.5 दिन 13.5 रात, ठीक है। और अपने उसके बाद में देखें 10.5 दिन और 10.5 दिन रात। देखो ऐसे क्या है कि अपने 21 जून उस दिन 13.5 की रात होती है और 10.5 का दिन होता है। वही इधर की साइड देखे अपने उत्तरायण और दक्षिणायन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 13.5 दिन और 10.5 दिन की रात होती है। इसी प्रकार अब इसी को विस्तारित रूप से हम नीचे देखते हैं। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा पर गिरती है। इस कारण पृथ्वी के दोनों भागों में दिन तथा रात की अवधि बराबर होती है। वापस रिपीट, 21 मार्च तथा 23 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा पर गिरती है। इस कारण से पृथ्वी के दोनों भागों में दिन तथा रात की अवधि बराबर होती है। वहीं आगे देखते हैं अपने 21 जून को सूर्य की किरणें लंबवत कर्क रेखा पर पड़ती है। तब 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर होती है। इस कारण इस दिन यहाँ सबसे बड़ा दिन यानी 13.5 घंटे का दिन व सबसे छोटी रात 10.5 घंटे की रात होती है। लेकिन इसी 21 जून को मकर रेखा पर सबसे बड़ी रात 13.5 घंटा की होती है, वह सबसे बड़ा दिन 10.5 घंटे का होता है। वापस रिपीट, 21 जून इस पर कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी लंबवत किरणें गिरती है। इस कारण से वहां पे दिन 13.5 घंटे का होता है और रात छोटी यानी कि 10.5 घंटे होती है। लेकिन अगर 21 जून के अंदर मकर रेखा की बात करें तो वहां पे 13.5 घंटे का तो रात होती है और 10.5 घंटे का दिन होता है अपोजिट साइड में। अब इसी के बाद में 22 दिसंबर की बात करें तो 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर होती है। इस कारण यहाँ सबसे बड़ा दिन 13.5 घंटे का और सबसे छोटी रात 10.5 घंटे की होती है। वापस रिपीट, 21 जून को अपने राजस्थान में दिन बड़ा होता है और रातें छोटी होती है, जबकि मकर रेखा पे दिन बड़ा होता है और रातें छोटी होती है। और इसी प्रकार 22 दिसंबर की बात करें तो मकर रेखा पर दिन 13.5 घंटे का बड़ा और छोटी रातें होती है। अब देखते हैं इसी 22 दिसंबर को कर्क रेखा पर सबसे बड़ी रात तथा सबसे छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर को रातें सबसे बड़ी व दिन सबसे छोटा, जबकि 21 जून को दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी। भारत में सबसे बड़ा दिन 21 जून है। भारत में सबसे बड़ा दिन 21 जून है। अब राजस्थान में सर्वाधिक लंबवत किरणें बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा सर्वाधिक तिरछी किरणों की बात करें तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में गिरती है। वापस रिपीट, 21 जून को राजस्थान में लंबवत किरणें बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर पर पड़ती है, जबकि सर्वाधिक तिरछी किरणें श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ में गिरती है। इसी प्रकार अपने यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, राजस्थान में सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ गिरती है? तो इन चारों ऑप्शनों की बात करें तो यहाँ पे अपना ऑप्शन राइट होगा दौसा। अब होता है दूसरा टॉपिक, समुद्र से दूरी या महाद्वीपीयता। समुद्र के नजदीक राज्यों में समकारी प्रभाव होता है, जबकि समुद्र के दूर के राज्यों में विषमकारी प्रभाव होता है। राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल दोनों राज्य 23 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। फिर भी पश्चिम बंगाल की जलवायु आर्द्र तथा राजस्थान की जलवायु शुष्क है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है समुद्र से दूरी या महाद्वीपीयता। अब देखो आर्द्र की बात करें तो आर्द्र के अंतर्गत तापमान में विषमता कम होती है, जबकि शुष्क में तापमान में विषमता अधिक होती है। अब समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें, जैसे जैसे धरातल से 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। जैसे जैसे धरातल से 165 मीटर ऊपर जाते हैं 1 डिग्री तापमान कम होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं माउंट आबू सिरोही जो समुद्र तल से 1200 मीटर जबकि झालावाड़ 410 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इस कारण राज्य का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू है। वापस रिपीट, माउंट आबू सिरोही जो कि समुद्र तल से 1200 मीटर
ऊंचा, जबकि झालावाड़ 410 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस कारण राज्य का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू है। अब देखो समुद्र तल का अर्थ, समुद्र जल का उच्च स्तर भाग वही अपना समुद्र तल कहलाता है। अब भारत में समुद्र तल का मापन चेन्नई तमिलनाडु से किया जाता है। भारत में समुद्र तल का मापन चेन्नई तमिलनाडु से किया जाता है। अब अगला है अपना अरावली पर्वतमाला, चौथा कारक जो जलवायु पर इफेक्ट डालता है। अरावली पर्वतमाला की बात करें तो मानसूनी पवनों के समांतर है, इस कारण राज्य में वर्षा कम होती है। अरावली पर्वतमाला जो मानसून आता है उसकी पवनों के समांतर होने के कारण वो अरावली के समांतर होते हुए निकल जाती है, इस कारण से राज्य में वर्षा कम होती है। नेक्स्ट अगला अपना पांचवा कारक है तापमान। जलवायु में सर्वाधिक प्रभावी करता है वो अपना तापमान होता है। तापमान के लिए हल्का सा मैप है, इसके अंदर देख सकते हैं आप में कि वायु दाब कम तो तापमान अधिक और वायु दाब अधिक तो तापमान कम। दिन में वायु दाब कम होता है तो तापमान अधिक होता है, जबकि रात के अंदर वायु दाब अधिक होता है तो वहां पे तापमान कम होता है। इस कारण से रातें हमें ठंडी देखने को मिलती है। दिन के समय स्थलीय भाग पर अधिक तापमान होता है, इस कारण यहाँ निम्न वायुदाब उत्पन्न होता है। वहीं दिन के समय जलीय भाग पर कम तापमान के कारण उच्च वायुदाब उत्पन्न होता है। वापस रिपीट, दिन में स्थलीय भाग पर अधिक तापमान होता है तो वहां पे वायुदाब निम्न होता है, जबकि दिन के समय जलीय भाग पर तापमान कम होता है, इस कारण से वहां पे वायुदाब उत्पन्न हो जाता है। पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, इस कारण से दिन के समय जलीय समीर चलती है। इस कारण से दिन के समय जलीय समीर यानी जलीय हवा चलती है। रात में स्थलीय भाग पर कम तापमान के कारण उच्च वायुदाब उत्पन्न हो जाता है, जबकि जलीय भाग पर अधिक तापमान के कारण निम्न वायुदाब उत्पन्न हो जाता है। इस कारण स्थलीय समीर रात के समय चलती है। दिन के समय जलीय समीर चलती है, रात के समय स्थलीय समीर चलती है। जलीय समीर क्यों चलती है? क्योंकि दिन के समय जलीय भाग पर तो तापमान कम और स्थलीय भाग पर तापमान अधिक होता है, जबकि स्थलीय समीर का चलने का कारण होता है कि स्थलीय भाग पर रात के समय उच्च वायुदाब उत्पन्न हो जाता है, कम तापमान के कारण उच्च वायुदाब उत्पन्न हो जाता है, जबकि जलीय भाग पर अधिक तापमान के कारण निम्न वायुदाब उत्पन्न हो जाता है। आगे देखते हैं अपने वनस्पति की अधिकता के कारण जलवायु आर्द्र, जबकि कमी के कारण जलवायु शुष्क हो जाती है। मिट्टी की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में रेतीली, मरुस्थली, बलुई मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी दिन में तापमान ग्रहण करके अधिक गर्म हो जाती है, जबकि रात के समय यह जल्दी ठंडी हो जाती है। मरुस्थल क्षेत्र में दिन अधिक गर्म तथा रातें ठंडी होने के कारण बलुई मिट्टी, वनस्पति की कमी तथा शुष्क वातावरण का होना है। अब आगे देखते हैं अपने पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जलोढ़ तथा मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। वापस रिपीट, पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जलोढ़ तथा मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी जल्दी से गर्म तथा ठंडी हो जाती है, इस कारण यहाँ की जलवायु आर्द्र होती है। वापस रिपीट, पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जलोढ़ तथा मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी नहीं हो पाती। ये जल्दी गर्म हो जाती है लेकिन जल्दी ठंडी नहीं हो पाती, इस कारण यहाँ की जलवायु आर्द्र होती है। अगला अपना देखते पवने। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की पवन राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की पवनें राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती हैं। अब देखते हैं ऋतुओं के आधार पर जलवायु को वर्गीकरण। ऋतुओं के आधार पर देखा जाए तो ऋतुएं 3 प्रकार की होती है: शीत ऋतु, मानसून ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ये मध्य मार्च से जून तक चलती है। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु, मध्य मार्च से जून तक चलती है। इस ऋतु के अंदर लू जो कि गर्म हवा होती है, बबूलिया जो निम्न वायुदाब
क्षेत्र होता है, बबूलिया जो निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है। और अगला है अपना दोगड़ा, जो राजस्थान में मानसून पूर्व की वर्षा होती है। वापस रिपीट, ग्रीष्म ऋतु में मानसून ग्रीष्म ऋतु जो मध्य मार्च से मध्य जून तक चलती है। इसमें लू, गर्म पवनें, बबूलिया निम्न वायुदाब क्षेत्र उत्पन्न करता है, नहीं सॉरी, निम्न वायुदाब क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण बबूलिया बनता। और दोगड़ा होता है राजस्थान में मानसून की वर्षा। सेकेंड नंबर होता है अपने मानसून ऋतु, ये मध्य जून से मध्य सितंबर तक चलती है, जिसे वर्षा ऋतु कहते हैं। इसमें दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें आती है, जिसकी दो शाखाएं होती है। नंबर 1 अरब सागर की शाखा, और नंबर 2 बंगाल की खाड़ी की शाखा। राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागर की शाखा जो बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है, जिसकी दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। वापस रिपीट, राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागर की शाखा बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है, जिसकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। सेकंड नंबर देखें तो ये शाखा अरब सागर की शाखा राज्य के दक्षिणी भाग में वर्षा कर पाती है, तथा इसके बाद ये अरावली पर्वतमाला के समांतर निकल जाती है। कौन सी शाखा अपने अरावली पर्वतमाला के समांतर है? तो अरब सागर ये शाखा। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो मेंटल थिंक पे होते हैं, हम वो कर नहीं पाता है, वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कौन सी शाखा है जो अरावली पर्वतमाला के समांतर निकल जाती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा अरावली पर्वत के समांतर नहीं है। ये अपने इस मैप के अंदर सारा अपना ये दिखा दिया गया है, शाखा, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान इत्यादि। अब अगला होता है राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान की बात करें तो माउंट आबू है, जहां सर्वाधिक वर्षा अरब सागर की शाखा करती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है, जिसकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा करती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा करती है। अरब सागर की तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों आपस में बांसवाड़ा जिले में मिल जाती है। इस कारण मानसून की सर्वाधिक सक्रियता बांसवाड़ा जिले में है। राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। वापस रिपीट, राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है, जबकि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। जिस तरह वर्षा की मात्रा बढ़ती है, उसी तरह वर्षा के दिनों की संख्या भी बढ़ती है, और जिस तरह वर्षा की मात्रा घटती है, उस तरह वर्षों के दिनों की संख्या भी घटती है। अब राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अवरोही क्रम की बात करें तो वर्षा की मात्रा के आधार पर अवरोही क्रम की बात करें तो यहाँ पे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश सबसे ज्यादा वर्षा, उसके बाद में पूर्वी मैदान, उससे कम अरावली में, उससे कम, और मरुस्थल में सबसे कम। राजस्थान में मानसून प्रवेश 15 जून को करता है। राजस्थान में जो मानसून प्रवेश करता है अपने 15 जून को करता है। और राजस्थान में वर्षा कम होने के कारण की बात करें तो अरावली पर्वत की दिक स्थिति हो गई, बंगाल की खाड़ी की पवन अपनी आर्द्रता को गंगा के मैदान में छोड़ देती है, यानी बंगाल की खाड़ी की जो पवन है जिनमें आर्द्रता होती है वो गंगा के मैदान तक छोड़ देती है। इस कारण से यहाँ पे राजस्थान में वर्षा कम हो पाती है। अगला अपना शीत ऋतु। शीत ऋतु के अंदर सबसे पहले मावठ की बात करें तो सर्दियों में होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं। यह मावठ जो कि रबी की फसल के लिए अमृत के समान होती है। मावठ का कारण भूमध्य सागरीय पवन या पश्चिमी विक्षोभ है। शीत ऋतु में राजस्थान में तापमान कम होने के निम्न कारण, नंबर 1 महाद्वीपीय जलवायु, समुद्र से दूरी का अनुभव करना, हिमालय पर्वतमाला में बर्फबारी होने के कारण शीतलहर का आना, और कैस्पियन सागर से आने वाली ठंडी ठंडी पवनें। मावठ का सर्वाधिक प्रभाव श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ में देखने को मिलता है। सीली, ये ठंडी हवा को कहते हैं। इसी के साथ अब हम अपनी अगली क्लास में मिलेंगे, जिसमें राजस्थान की जलवायु के 5 भागों में विभाजित किया गया।
उन सभी के बारे में चर्चा की जाएगी, जैसे कि अपने शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश आदि। इन्हीं सभी टॉपिक्स पे चर्चा होगी। और इसी के अलावा राजस्थान की जलवायु में कौन कौन से भाग है, कहाँ कहाँ किसका विभाजन हो रखा है, इन सभी के बारे में अध्ययन किया जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।